अपना है, जो कुछ लुटा रहे हैं वही अपना है। तो कवियों के लिए ये बुनियादी बात होती है कि हम तो लुटाने बैठे हुए हैं, हम समेटने वाले लोग नहीं हैं। तो कविता के बारे में बताता हूँ, फिर इनकी कविताओं में भाषा की सरलता, विचार गम्यता और स्पष्टवादिता भी काबिल तारीफ है। और इनकी कल्पनाशीलता जीवन की सहज स्वाभाविकता से आप्लावित है। कहने का ढंग निराला है इनका, और यथार्थ को व्यक्त करने की कला में ये माहिर है। क्योंकि एक पुस्तक से इनका आकलन मैं नहीं कर रहा हूँ, इनकी तमाम पुस्तकें मैं पढ़ चुका हूँ, पहले की पुस्तकें। हम क्या ऐसे बोलते हैं ना कि एक कृति केवल आई, तो कभी कभी क्या होता है, किसी के 12 बच्चे, कौरव के सारे जितने भाई थे 100 के 100 सारे बलवान नहीं थे, दुर्योधन एक बलिष्ठ निकला, एक आभूषण, तो सबके सब नहीं थे। तो जब कृतियां आती हैं तो उसका क्या होता है कि आकलन करने में थोड़ा वक्त लगता है। और ये जो विमोचन होता है, ये तो मुंह दिखाई वाला प्रोग्राम होता है कि हमने दिखा दिया हमारी कृतियां नहीं है। क्योंकि अभी शर्मा जी ने बहुत अच्छे से कुशल वक्ता का दायित्व निभाया, उन्होंने बहुत कुछ बताया उनके बारे में, लेकिन इसकी समीक्षा गोष्ठी होगी तो और बातें सामने आएंगी। तो कविता के बारे में और जाए तो जैसे बोलते भाषा के बारे में बोलूँ तो कविता की भाषाएं 3 प्रकार की होती है। एक तो आम बोलचाल की भाषा होती है, साहित्यिक भाषा होती है और प्रयोजन मूलक भाषा होती है। तो इनकी कविताओं में अगर हम देखें तो आम बोलचाल की भाषा की प्रचुरता है। होता क्या है कि कवि भी 2 प्रकार के कवि होते हैं। एक तो क्या होते हैं, एक तो आम आदमी के कवि होते हैं, और एक शब्दकोशी होते हैं, डिक्शनरी लेकर बैठते हैं और कठिन कठिन शब्दों को जोड़ देते हैं, रख देते हैं, ताकि मुंह बात पाते हैं कि लोग सोचेंगे कि बड़े बड़े शब्द हैं, भारी शब्द हैं, शायद बड़ा विद्वान होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना कि खूब भारी आभूषण पहनने से सौंदर्य बढ़ जाता है। सौंदर्य तो मैं बस्तर में रहा हूँ सर, सन 77-78 की बात कर रहा हूँ कि वहाँ की महिलाएं वो लकड़ी आती है, उससे अपना लाल घोड़ो किया करती, फूल कालों में खोचा करती। जो सौंदर्य होता था, रंग काला होने के बाद जो सौंदर्य की जो अनुभूति वहां होती थी, आज वो दिखाई नहीं पड़ती। आज श्रृंगार क्यों नहीं दिखा जा रहा है? क्योंकि वैसा श्रृंगार सामने सब बनावटी श्रृंगार है। डॉक्टर के पास जाती, मैं किसी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इतना सच समझ के महिलाएं जाती, डॉक्टर कंफ्यूजन में आ जाता है, इसको बीमारी है कि नहीं भी है करके। और यथार्थ कवि जो होता है, यथार्थ को व्यक्त करता है, जीवन में यथार्थ जो शालीनता और जो सादगी कविता में होनी चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो सादापन कविता में आना चाहिए, वो सादापन इनकी कविताओं में दिखता है। जैसे बोलते जैसा दिखता है वैसा लिख, जैसा लिखता है वैसा दिख, वो ये दीनदयाल साहब। तो इनकी रचनाओं में जैसे दिखते हैं, जैसे बात करते हैं, पढ़ने में वैसे दिखता है, ये दीनदयाल साहब की कविता है। तो ये बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं विज्ञान का छात्र बहुत जरूरी, ये भाषा बिंदु नहीं है। कर साहब में और हम में जमीन आसमान करता है। कर साहब भाषा विद, उनकी शैली में और मेरी शैली बनता है। मैं रसायन का छात्र हूँ, तो मेरी रचनाओं में अलग बातें हैं। कहा भी गया कविता का मतलब नहीं शब्दों की भरमार, कुछ तो उसका मर्म हो, कुछ तो हो आधार। तो कविता कई लोग बड़ा शब्दों का भरमार उसमें दिखाई देती है, उसका मर्म होना चाहिए। जीवन का निर्माण कर्म से होता है, चरित्र का निर्माण धर्म से होता है, और बुद्धि का निर्माण मर्म से होता है। और जो व्यक्ति मर्म को समझकर अपनी रचना धर्मिता करते हैं, जीवन में काम करते हैं, वो कभी असफल नहीं होते। और ये रचनाकार जो होते हैं वो मर्म को समझकर काम करते हैं, और इनकी रचनाओं में मर्म दिखाई देता है। जब बोलते हैं जैसे राजभाषा की बात करें, बच्चा छोटा होता है तुतला के बोलता है, लेकिन हम उसकी भाषा को बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो तुतलापन तो आता ही आता है, धीरे धीरे ये होता है, क्रमशः वो होता है। तो धीरे धीरे रे बना, धीरे से सब हो, तो क्रमशः बढ़ते जाता है। एक बंगाली जब हिंदी बोलता है तो बोली का भी असल लिखावट होता है। कई बार मैं 100 से ज्यादा समीक्षाएं लिख चुका हूँ, बहुत सारी छत्तीसगढ़ी की रचनाकारों की पुस्तकें मेरे पास आती है, बंगाली लोग भी पुस्तक हिंदी कविता लिख के मेरे पास भेजते हैं, उड़ीसा के लोग भेजते हैं। तो एक जैसा हम बातचीत करते हैं तो कभी कभी वो शब्दों में भी आ जाता है, लिखावट में भी। तो ये उनका दोष नहीं, ये उनकी शैली का दोष हो जाता है, कई बार ये भी है। तो दीनदयाल साहू जी अच्छा लिख रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूँ। काफी अच्छा भी कहता। आखिरी बोलने मैं चाहता था कि सर आखिरी बोलने में बचने का प्रयास, आखिरी बोलने में क्या होता है, कुछ बचता नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि सब बोला जा चुका है। नहीं मतलब हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो अलग बोल रहे हैं। तो मैं कुछ चीजें आपको, जैसे दीनदयाल जी की कविता में, क्योंकि पीडीएफ मैंने पढ़ा था, तो पीडीएफ से मैंने कुछ नोट किया है। कहा गया है कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियां मजबूरियां तन्हाइयां। कैब गोपाली साहब ने कहा है जिंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियां मजबूरियां तन्हाइयां। तो जिंदगी को अलग अलग नजरिए से लोगों ने देखा है। बहुत छोटा सफर है जिंदगी का, मुकद्दर है शमा की रोशनी का।
तो विडंबना जिंदगी को अलग अलग ढंग से, कभी एक ऐसा होता है, कभी सुखी प्राणी नहीं देखे कवियों में, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिक्तता होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि कवि अगर संतुष्ट हो गया तो लिखेगा क्या। तो इनके अंदर, इनकी रचनाओं में देखिए हरियाली का भी वर्णन है, वृक्षारोपण का है, इन्होंने गुरु की भी महिमा की है। तो उसमें मैं देखता हूँ, मैं पर्यावरण की 25 साल तक सेवा किया हूँ और मैं 3 साल तक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट से सेवा किया हूँ। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि पेड़ों से जीवन है तुम उसे न काटना, पेड़ों से जीवन है तुम उसे न काटना, बांट सको तो घर घर हरियाली बांटना। तो मैं जब यहाँ आया तो जब मैंने इनका निमंत्रण देखा तो सबसे पहले देखा था कि भाई वृक्ष रोपित किया जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने परंपरा शुरू की, जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं आजकल तो पौधे भेंट करते हैं, इसका आपको मालूम है कि गमला देते हैं, पौधों जाके कम से कम घर के आंगन में लगाएं तो थोड़ी सी हरियाली हो करके। तो ये अच्छी परंपरा है कि पौधा लगाना जन्मदिन के अवसर पर। और जन्मदिन तो एक ऐसा समय होता है कि आप कोई, जैसे इनके एक और बात बताता हूँ मैं, इनकी सोच बहुत सकारात्मक है। जैसे बोलते हैं ना आधा गिलास, अगर देखिए कोई देखता है कि खाली है, बोलता है आधा गिलास भरा है। तो पूरी कविताएं आप पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि इनकी नकारात्मकता को लेकर लिखने का प्रयास है। तो जैसे मैं कुछ कविताओं का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, जैसे जिंदगी की तमन्ना ही जो शीर्षक की कविता है इनकी, उसमें इन्होंने लिखा कि जिंदगी की तमन्ना यूं ही टूटती जाती है, आस लिए मन की तन्हाइयों में, अपने को अकेला न पाए तलाशिए मन को ऊंचाइयों में। एक सकारात्मक दृष्टि दिया है कि क्यों हताश होते हो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ने का प्रयास तो करें। और भी कई कविताएं हैं इनकी, जैसे मैंने इसमें कुछ उल्लेख, जैसे गुरु महिमा इन्होंने किया है, मेरे राम का चित्रण इन्होंने किया। राम नीति न्याय और नेतृत्व के शिरोमणि माने जाते हैं। राम के चरित्र से कौन हमारे देश में वाकिफ नहीं है। तो बड़ी खूबसूरती से इन्होंने राम के बारे में लिखा है। आशा कविता के नाम पे इन्होंने आशावादी दृष्टिकोण प्रकट किया है। एक इन्होंने खिचड़ी कविता लिखा है। खिचड़ी में बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखा है कि जो मजा खिचड़ी को पकाने में नहीं होता वो होता है उसे खाने में। तो बड़ी इस पूरी कविता को पढ़ेंगे तो इसमें व्यंग्य भी है और इसमें बड़ी गहरी बातें छिपी हुई हैं। और इसमें कुछ है, जैसे गीत, इनकी एक कविता है, जैसे मैं बताया, जैसे एक कविता है जिसमें नज्म नुमा कविता है। जैसे बोला जाता है, जैसे गजलों में नज्म 3 प्रकार की होती है, नज्म को मानते हैं, जैसे आजाद नज्म, पाबंद नज्म और नसरी नज्म। तो उसी प्रकार इन्होंने जो एक रचना लिखी है उसको, नज्म को हम आजाद नज्म की श्रेणी में रख सकते हैं। और गीत के नाम से इन्होंने गीत लिखा है। तो गीत में जैसे बोलते हैं ना, गीत को भी कई भागों से परिभाषित किया जा चुका है। तो मैं ये कहूंगा कि कुल मिला के इनकी जो कविताएं हैं, अगर उसका मतलब आकलन किया जाए तो प्रभावित करती है और पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और छोटी मोटी बातों को, जैसा कि ऑलरेडी बताया जा चुका है, कल साहब ने कहा है कि प्रूफ तो देखना चाहिए। और प्रूफ जैसे हम लोग जब कोई पुस्तक छपवाते हैं तो कम से कम 4 बार 5 बार प्रूफ लेना पड़ता है, क्योंकि आजकल वैसे प्रकाशक छत्तीसगढ़ में नहीं है। सुधीर शर्मा मेरे अनुजय जा चुके हैं, मेरी अधिकांश पुस्तकें उन्हीं के छपती, लेकिन वो आप जान चुके हैं, पहले एक दायित्व था, अब 2-2 दायित्व उनके पास आ गए। तो वो शाम को पहुंचते हैं प्रकाशक के अपने 7-8 बजे। तो आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी, आप जाके वहां बैठिए, 3-4 बार उसकी समीक्षा करिए अपनी पुस्तक की, और कोशिश करिए कि स्व आकलन करने का कोशिश करिए। आप दूसरे पे भरोसा नहीं करना है। आप अपनी रचनाओं को, होता क्या, हम लिख के डाल देते हैं और सीधे सीधे पढ़ते कहीं जाकर, उसको अपनी रचनाओं को खुद बार बार पढ़ना चाहिए, तो खुद गलती का एहसास हो जाता है कि कहाँ पर हमने गलती किया है। और आजकल तो नेट पे इतनी जानकारी उपलब्ध है, आप नेट पे अगर खोजना चाहेंगे तो आपको व्याकरण से लेकर सब कुछ मिल जाएगा। तो पहले गुरु तलाशा करें, जो बताया, आजकल पढ़ेंगे आप तो सब कुछ मिलता है वहां पर, आप पढ़ें और उसके बाद चिंतन मनन करें। अध्ययन अभ्यास से सब कुछ संभव, कोई असंभव नहीं। मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर इनकी प्रतिभा को और भी प्रखरता, कुशाग्रता एवं शक्ति प्रदान करे। मुझे यहाँ बुलाकर जो आपको मान सम्मान दिया उसके लिए मैं हृदय से आभार करता हूँ।